नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने कहा गया। एसबीआई को 3 हफ्तों में रिपोर्ट देनी ही होगी। आपको बता दें कि साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। It is a big decision of the history of India. I think we fully salute them for their brave decision. I think country needs such type of change. It is not for it to save democracy and to save all of them. I think they have taken a bold decision. I think I am sure that even they will go even to the grassroots level, to even put in the voter level. Voter level has to be such type of decisions to be gone to the voter level. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं देश के पूंजीपतियों से एक तरफा चंदा ले रही थी या धन उगाही कर रही थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट रूप से इसको टर्न डाउन किया है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, किस किस से पैसा लिया। समाजवादी पार्टी इस निर्णय का बहुत स्वागत करती है। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से राजनीतिक भ्रष्टाचार रुकेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान की और कानून के नियमों का पालन करने का काम करती है, संविधान का सम्मान करती है। देखने योग्य बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट के तमाम अच्छे निर्णयों को पलट चुकी है। इस मामले में उसका क्या रुख रहता है। इस पूरे मामले में एक बात समझ में आती है कि इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार रुकेगा और इससे एक चुनाव की जो अच्छी परंपरा है उसका निर्वाह होगा। लगता है आपको ये थोड़ा देरी से फैसला लिया गया? देखिए, न्याय मिलना चाहिए। एक अच्छा फैसला है और चुनाव से ठीक पहले आया है। मुझे लगता है इससे चुनाव से ठीक पहले आना बेहतर। अगर चुनाव के बाद आता तो कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता इसका। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप नेता आतिशी ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। खुशी की बात है कि ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बताने को कहा है कि किस पार्टी को कहां से और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि केंद्र में या प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वो वोटर के लिए निर्णय ले रही है या चंदा देने वालों के लिए। हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है। क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। यूएई की 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की शाम को कतर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत और कतर के संबंधों को मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक बैठक की है। कतर की राजधानी दोहा पहुंचने पर कतर के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित भी किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से और कांग्रेस से आए अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र से अपना नामांकन कर दिया है। उनके अलावा उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार, मयंक भाई ढोलकिया, नारायण सा बड़ांगे ने भी पर्चा भर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है।
संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार के तौर पर यूपी से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में मौजूद रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में विरोध और विवाद के बीच आज सूर्य नमस्कार कार्यक्रम संपन्न किया गया है। राज्य के तकरीबन 76,000 स्कूलों में आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। हालांकि इसको लेकर विवाद भी काफी हो रहा है। मुस्लिम संगठनों ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसका बहिष्कार किया है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इस दौरान मुस्लिम छात्र छात्राएं भी सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। वहीं गंगापोल में एक स्कूल में सूर्य नमस्कार नहीं कराया गया। आपको बता दें कि विवाद के बाद पुलिस को बुलाया गया था। ये वही स्कूल है जहां हिजाब को लेकर बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के आदेश पर आज सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हुआ। किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी हरियाणा से कोई मांग नहीं है, केंद्र से मांग है। दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका मोटिव ध्यान रखना होता है। हम विषय का अनुभव करके देख चुके हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो ट्रेन, बसें या अपने वाहन में जाएं। ट्रैक्टर परिवहन का साधन नहीं है। चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी समाधान तक पहुंचा जा सके। और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है। वो सारी डिमांड चूंकि के केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ गेस्ट हाउस गौचर से मेला मैदान तक रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में शामिल हुई हैं। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था, तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं। उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चमोली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। संदेश खाली हिंसा मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा, सीएम ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती, महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर दर्ज नहीं करती, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप भी थी, आपके सामने भी रखेगी। और मैं, हम लोग पूरा कमीशन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन मोदी की लोकप्रियता कम करने के लिए शुरू किया गया है। राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। हमारे पास बहुत कम समय है, मोदी की लोकप्रियता को कम करना जरूरी है। ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया है। CFO राहुल कुमार ने बताया कि फायर स्टेशन ट्रोनिका सिटी को सूचना मिली है कि ट्रोनिका सिटी की फैक्ट्री में आग लग गई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आज लगभग 11:28 पर फायर स्टेशन ट्रोनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर B2 ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है वंदे भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पेंट का काम होता था। उसमें पेंट शॉप में आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ ट्रोनिका सिटी फायर स्टेशन से और 1 गाड़ी फायर स्टेशन साहिवाल से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहाँ जाके देखा टीन शेड के अंदर पूरा पेंट शॉप बनी हुई थी। तत्काल दोनों तरफ से होज लाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।